तो हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी शुरू किया था, तो हाँ या ना? उसमें हम लोगों ने बोरोन फैमिली का चर्चा किया था। कैसे गए थे बोलो यहाँ से? फिर कौन था बोलो? गाजर? नहीं, क्या था बोलो? इन? एल था क्या? फिर गाजर था क्या? एल था क्या? इन बचा ना? यही था? बोलो यार, ऐसा ही है क्या? बैगन, आलू, गाजर, इन पहला। तो ये मैंने आपको केसेस बताए थे वो वाला। इसका पोजीशन जितना हाई है, बोरोन के बाद इंडियम है, उसके बाद गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, लास्ट में थैलियम। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कर्व ऐसा ही जाता है बच्चों। ठीक है, आइए एक और देखिए फैमिली, कार्बन फैमिली। कहे शिव जी ने पार्वती। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है या बढ़ता है? बताया था। जो ऊपर से नीचे जाते हो तो स्मॉल एन का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टिन होता है और ये लेड होता है। ठीक है, स्टैनिक प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, टिन या लेड। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, ऊपर से नीचे जाने में आई घटेगा। परसों बताया था आई क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। ये ऐसे, फिर लास्ट में ये ऐसे। लॉजिक वही बताया था आपको। 4F का पुअर शील्डिंग होगा। क्या होगा बोलो? पुअर शील्डिंग। और इस पुअर शील्डिंग के कारण क्या होगा? पुअर 4F का कौन सा शील्डिंग होगा? पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग के कारण क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी एकाएक बढ़ जाएगा। बताया था ना? दैट इज द बेसिक केस। तो हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड आफ्टर दैट लेड, एंड द लास्ट वन इज द एसएन। ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये कौन सा फैमिली? अच्छा, इसको कहते हैं बोरोन फैमिली। कौन सा फैमिली कहते हैं बोलो? बोरोन फैमिली। इसको कौन सा फैमिली कहते हैं? कार्बन फैमिली। याद रखिएगा, तो आपसे पूछेगा तो आप इसे याद रखेंगे। ये सब केसेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे केसेस को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट। अगर आपको देखा जाए यहाँ पे, हम लोगों ने कुछ ऐसा भी लिखा था 3D 4D सीरीज के बारे में। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, याद आ रहा है कुछ? 3D सीरीज कौन था बोलो? क्या था? साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता कृमानी। मन फी को नी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, कावड़ ड्रामे पड़े तो आग में जा। ये क्या था? ला हफ्ता, वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। आया ना? दिस वाज कॉल्ड एज अ 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड द 5D सीरीज। इसमें कैसे होगा? अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए कॉपर, एजी, एयू को, तो ये वाला 3D है, ये 4D है, और ये 5D है। याद रखना, ऊपर से नीचे जाने में यहाँ इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। बट दूसरा गेम है यहाँ पे। सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 5D सीरीज सबसे ऊपर, फिर 3D, फिर 4D। तो 5D का कौन है बोलो? एयू। 3D का कौन है? सीयू। और लास्ट में कौन है? एजी। ये होता है केस। याद रखेंगे क्या? तो सबसे महंगा वाला सबसे ऊपर रहेगा। सबसे महंगा वाला सबसे ऊपर। सबसे महंगा इज व्हाट? ये कौन है? गोल्ड। ये क्या है बोलो? सिल्वर। और ये क्या है बोलो?
कौन है बोलो? कॉपर। उसी तरीके से इसमें कोई दे दे तो आप ऐसे ही याद रखोगे, जैसे आपसे पूछ रहे TI है, ZR है, HF है, सबसे पहले क्या लिखोगे? नंबर याद रखना। क्या नंबर है बोलो? 534, 534 नंबर याद रखिए। तो ये कौन सा है बोलो? 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। तो 5 वाला सबसे पहले HF, फिर 3 वाला TI, फिर ZR। अच्छे एग्जामिनेशन में ये सारे सवाल दिए हुए हैं, याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो याद रखिएगा, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे कंपेयर की जाती है। तो क्या मैं लिख सकता हूं सबसे ऊपर 5D, फिर कौन सा 3D, और लास्ट में कौन सा 4D सीरीज? तो दीज आर द सम एक्सेप्शन केसेस जिसको आपको दिमाग में रखना है, और परीक्षाओं में ये सारे केसेस आए जाते हैं। लॉजिक आपको पता ही है कैसे क्या करवा रहे हैं, ऐसे ही आंसर रखना। उसके बाद याद रखना, ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन सा एलिमेंट कहलाते हैं? क्यों ट्रांजिशन कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास, सुनिएगा सारे बच्चे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स इन GS और ES। पूरा लिख देते हैं अभी आपके लिए। इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, या फिर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, दोनों बातें चलेगा। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। कौन सा डी ऑर्बिटल जल्दी बताओ? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा? ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जिनके पास पूरी तरीके से फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं अपने नॉर्मल और एक्साइटेड स्टेट में, मैंने ये बात बताया था ना शायद आप लोगों को, पढ़ाया था क्या ये चीज? पक्का? सुनो, जैसे समझाता हूं तुम्हें, देखो। जैसे ये तुम्हारे ये जो तीनों ये महाजन जो दिखाई दे रहे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों ये नॉन ट्रांजिशन है? सुनना सारे बच्चे, कहानी सुनो। आइए कहानी समझाते हैं आपको। आओ एग्जाम्पल लो, पड़ोसी पड़ोसी का। पड़ोसी कॉपर, पड़ोसी जिंक। ठीक है, कॉपर का कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर ही बोल दो। 92, 29, इसका 3, 30। क्या होता है कन्फिग्रेशन बोलो भैया? 4s1 3d10, इसका 4s2 3d10। सुनो, तुम बोलोगे आपने कहा इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट को समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया, या तो इनकम्प्लीट होना चाहिए या वैकेंट होना चाहिए। तो इसका भी पेट फील्ड है, इसका भी पेट फील्ड है, तो कैसे कह दिया नॉन ट्रांजिशन है? लॉजिक। अपने ग्राउंड स्टेट में इसका डी फील्ड है, ठीक है। अब कॉपर अपने एक्साइटेड स्टेट +2 में जाएगा, इसमें जाएगा +2। +2 बोले तो वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो हो जाएगा 4s0 और 3d9। हो गया इनकम्प्लीट। आया नहीं आया? तो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, बट एक्साइटेड क्या होता है समझा देता हूं। ये जो चीज तुम लिखे जहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? और जहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो कौन सा स्टेट? एक्साइटेड। तो अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या इसके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है? हाँ, ये सवाल पूछा गया है, ऐसे स्टेटमेंट दिया था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैज अ इनकम्प्लीट और वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो व्हाई कॉपर इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन? इसका तो फील्ड है, नहीं कहलाना चाहिए था। लॉजिक, वो डेफिनेशन ही गलत था। ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में जिसके पास कंप्लीट वैकेंट डी ऑर्बिटल ना हो, वो ट्रांजिशन कहलाता है। अब थोड़ा जिंक का चर्चा कर लें।
जिंक का पेट भरा हुआ 310 आ जाओ जिंक +2 बना दो, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो हो जाएगा 4s0 3d10, अभी भी 3d10 है, आया नहीं आया? तो कुछ बोलेंगे भैया इसी से निकाल दीजिए, अरे नहीं निकाल सकते भाई मेरे, जब भी निकलेगा आउटर मोस्ट से निकलेगा पहले, आएगा पहले एस में आएगा, जाएगा भी एस से जाएगा, आउटर मोस्ट से सबसे पहले निकलता है, आया समझ में? डी से नहीं निकलेगा, इसके आगे 3 लगा हुआ है। अरे 3D में बाद में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना होता है, तो निकलने की जब बारी आती है तो 4 की आहुति सबसे पहले दी जाती है, तो बाहर वाला सबसे पहले, 3 बाद में, 3 पहले और 4 बाद में, 4 ऐसे है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकल के बाहर चले जाएंगे, आया समझ में? तो डी तो अभी भी फील्ड है, इस कारण से ये तीनों के तीनों महाजन जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी नॉन ट्रांजिशन बिहेवियर शो करते हैं, और ये सारे के सारे ट्रांजिशन होते हैं क्योंकि इनके ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाता है, इन सब के पास, उन सबको छोड़ दो बस, लास्ट वालों को। सबको क्लियर है? बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? रिवाइज कर रहे हो तुम लोग? बोलो ऑनेस्टली, पे भरोसा कैसे करें जब तक तुम्हें सवाल नहीं देंगे, भरोसा कर ही नहीं सकते। बोलो आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? तो चलो सारे बच्चे एक बार रिवाइज कर लेंगे। बैगन आलू गाजर इन थैला में क्या बनाएंगे? डब्लू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डब्लू। डब्लू बना के आंसर लाएंगे क्या? यहाँ पर बैगन, फिर आलू, फिर गाजर इन थैला, ठीक है, याद ऐसे ही रखना आपको। कुछ गड़बड़ी किया क्या? बैगन आलू गड़बड़ी कर दी क्या? इन नीचे और थैला ऊपर, रिजल्ट सही है, रिजल्ट सही है, डायग्राम में गलती था। कार्बन फैमिली में वही हो जाएगा, लेड आगे हो जाएगा, एस एन रीजन पूरे वर्ड शील्डिंग इफेक्ट पर आया था बहुत डिटेल से, याद रखिएगा। 3D 4D 5D में नंबर क्या होता है बोलो? 534, 534, तो 5D सीरीज इज द हाईएस्ट, आफ्टर दैट 3 एंड लोएस्ट वन इज द 4, ठीक है। और याद रखिए ये नॉन ट्रांजिशन कैटेगरी होती है और ये सब ट्रांजिशन होता है। चलो एक बात और थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं अंग्रेजी का, इट इज सैक्रोसैंक्ट। चलो छोड़ो, ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है बताओ थोड़ा सा, बोलिए। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रांसफर होने वाला, बताओ घर से ट्रांसफर होके यहाँ चले आए? नहीं, ट्रांजिट का मतलब होता है कन्वर्जन से। कैसे से होता है? कन्वर्जन से। तो जब कभी एक ग्रुप का कन्वर्ट होना दूसरे में, देखो यार, इसके इधर साइड कौन सा ब्लॉक होता है बोलो? एस। और इधर कौन होता है? टी। बीच में क्या होता है? डी। तुम कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हो बोलो तो? डी ब्लॉक। इधर एस और उधर क्या चीज? पी, और बीच में क्या चीज? डी। एस का कन्वर्ट होना पी में, एस होता है भैया मेटल, और पी क्या होता है? कुछ मेटल होता है, ज्यादातर नॉन मेटल होता है, और बचा खुचा मेटल वाइट्स होता है, हाँ या ना? तो मेटल का कन्वर्ट होना किसमें? नॉन मेटल में मेजरली। तो मेटल जो नॉन मेटल में कन्वर्ट होता, रास्ता में यही पकड़ा है ना। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, धीरे धीरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मेटल से किस चीज में? नॉन मेटल में, इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा है। ट्रांजिशन का मतलब क्या चीज से होता है? कन्वर्जन से। क्या चीज से बोलो? कन्वर्जन से। चलो, आज एक साला आईआईटी एडवांस का एक टॉपिक पढ़ा रहा था, लास्ट में साला माइके खुल गया, मूड खराब हो गया मेरा। लेक्चर जब अपलोड किया तब पता चला ये। एक पैरेलल ऑर्डर काइनेटिक्स एनसीईआरटी में कहीं नहीं, जे एडवांस का टॉपिक है एक्सेप्शनली, ना मेंस में पूछता है ना नीट में पूछता है। मैंने आज खुश होकर पढ़ा दिया, 15 मिनट बचा हुआ था, तुझे पढ़ाते हैं आज, हो गया एनसीईआरटी खत्म पूरा। साला माइक भी खुल गया लास्ट में, 5 मिनट दिखते उसमें आवाज गूंज रहा है, गाड़ियर का आवाज आ रहा था, फिर समझाना पड़ेगा। चलो देखो, छापो। है देखो, ये लेकिन बहुत गंदा नेचर है तुम लोग, साला इतना अच्छा समझाते हैं, है जो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से क्या छापना हो? पढ़ने पे ध्यान दो थोड़ा यार, फर्स्ट है, सेकेंड है,
थर्ड है ई। थर्ड में से बढ़ते हुए इधर आ जाइए। मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ क्या यार? राइटिंग अच्छा नहीं है? चलो, मुझे अकेले अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बोले ना मुझे अकेले अच्छा लगता है। तुम क्या ही बताओगे यार। काम चलाओ, लिख लेता हूँ यार। सुंदर बंदर मेरे से नहीं हो पाता है। कुछ साइंस टीचर बड़ा रच रच के लिखते हैं, हम लोग से ही नहीं हो पाता है यार। जितना मैं रचूंगा उतना मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। जैसे कुछ बच्चा इंस्पायर होके गंदे लिखता है। नहीं, तुम लोग अच्छा लिखते हो। आज कुछ है क्या? मंगलवार है क्या? क्या है आज? आज भी कुछ है क्या? कल सोमवारी था। आज क्या है भाई? मंगलवारी। हाँ, हाँ, मैं लड्डू चढ़ाने जाएंगे। मैं जाता था, फिर मैं छोड़ दिया। मैंने फास्टिंग भी करा है ट्यूसडे वाला। ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। बजरंगबली। टीवी वालों का पेपर नहीं खत्म हुआ अभी तक? आप भी स्कूलिंग के हो क्या? आपकी दोस्त स्कूलिंग है? चाहता टू। कहाँ से आते हैं हम लोग? मारर ना, सॉरी। मारर टू। मारर से कौन आते हैं? एक दो। और आप भी मारर से आती हैं? और कौन है मारर? मारर वन, मारर टू, मारर थ्री। क्या हो भाई तेरे को आंख में? हाँ, बोले बोलो तो हंसेंगे। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? वो क्या होता है? कैसा बदमाशी में क्या कैटेगरी बता ना। हाँ, ईटा गिर गया मुंह पर? मुंह से अमरूद तोड़ते हो? हाँप लिए? कल तुम लोग कॉपी किए थे वो कोसाइन साइन रूल? कर लिए थे? कल कॉपी में दिखना चाहिए।
कुछ ज्यादा लिखवा दिए क्या? हो गया? कहाँ 3 4 5? हाँ ये। और कैसे के बाद? ये बचे 534 करो ना, 5 पहले होगा, फिर 3 बीच में होगा। दिया ही है। टीपी क्या होता है यार? टाइटेनियम है। आइए इधर देखिए सब कोई। बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा एलिमेंट के अंदर। बताना क्या है बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप बताना है ऊपर दिए गए डेटा से। लगाओ दिमाग और आंसर लो। तुझे तो क्या दिया हुआ है पहले ये बोलो। ए से A+1 बना, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। 10 किलो जूल लगा। +1 से +2 बना, 12 लगा। +2 से +3 वाला 14 लगा। बट +3 से +4 गया तो 140 लग गया। ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसके अंदर ये पॉसिबल है? लगाओ दिमाग, सोचो थोड़ा। एकाएक इलेक्ट्रॉन निगेटिव सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कब लगने लगता है? लगाइए दिमाग। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? सॉल्यूशन। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ज्यादा नहीं लग रहा, दो में भी ज्यादा नहीं लग रहा, तीन में भी ज्यादा नहीं लग रहा, चार में लग रहा है ज्यादा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बोलो तो? कितना होना चाहिए? 8। 8। 8 होने से क्या होगा बोलो तो? एक दो तीन निकाल दिए, बच गया 5। क्या होगा 5 में? 5 में का एक बढ़ जाएगा। सोचो, लगाओ थोड़ा स्ट्रेस डालो दिमाग पर। अगर मैं आउटर मोस्ट में 3 ले लूं तो एक दो तीन, तीनों निकल गया, अब क्या निकाल लेंगे? चौथा निकल ही नहीं सकता ना।
पॉसिबल ही नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन वाला लिथियम है। तो एक काम करते हैं, आउटर मोस्ट में ले लेते हैं 13। तब लगाओ दिमाग। 2 8 3, पहला दूसरा तीसरा निकला, चौथा जैसे निकालने गए क्या बन गया बोलो? नोबल गैस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। मतलब कम से कम 13 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, बोलो हाँ या ना? और 13 किस में होता है? एल्यूमिनियम में। बोलो हाँ या ना? किसमें होता है? एल्यूमिनियम में। बोरोन में 2,3, 2,8,3, बोलो हाँ या नहीं? ये कौन सा ग्रुप है बोलो तो थोड़ा सा, कौन सा ग्रुप है? मारो, कौन सा? 3 वेरी गुड। कौन सा ग्रुप है? 3A, या फिर ग्रुप नंबर 13, दोनों चलेगा। आया समझ में? 3A या ग्रुप नंबर 13, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। आया समझ में? तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 13। तो पहला क्या पूछा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 13 या फिर 3A। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो कैसे सोचना पड़ता है, समझ में आया? यहां से यहाँ इतना एब्रप्ट चेंज क्यों आया? क्योंकि नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा गैस कॉन्फ़िगरेशन है? कौन सा टर्म ज्यादा सही है, नॉवल गैस या इनर्ट गैस? नॉवल गैस कहना ज्यादा सही है या इनर्ट गैस? इनर्ट गैस नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसा लिखा रहता है किताबों में। बट इनर्ट विनर्ट कुछ नहीं होता है, ये सब गलत बातें हैं। फिजिक्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल नाम का भी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। सेंट्रीपिटल होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल हमें पढ़ाना पड़ता है। लॉजिक समझेंगे उसके पीछे, पहले ये क्लियर है? तो याद रखिएगा, कौन सा गैस बोलोगे? नॉवल गैस। इनर्ट गैस नहीं होता है। इनर्ट गैस क्यों नहीं होगा, हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बस सुन लो, इनर्ट गैस क्यों नहीं बोलेंगे। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। क्या होता है? आप कह रहे हैं कोई गैस रिएक्टिव है ही नहीं, मतलब आपके अनुसार वो गैस रिएक्ट ही नहीं किया, और जो चीज रिएक्ट नहीं किया वो कंपाउंड नहीं बनाएगा। अग्रीड? जैसे कि जेनन नाम का एक कंपाउंड होता है, तो जेनन को तुम कह दोगे इनर्ट गैस, क्योंकि वो उस फैमिली में आता है ना यार। याद करो वो दिन क्या बोला था, बोलो इसका। नीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, याद आया? तो जीरोक्स आया ना? अरे बोलो, इसलिए याद करवाया था, देखो इतना फास्ट फास्ट होता है। तो जेरोक्स जो है, जेरोक्स को आप कह दो इनर्ट गैस, नहीं नॉवल गैस कहोगे, क्योंकि जेरोक्स ना ये XeF4 नाम का कंपाउंड बनाता है, XeF6 बनाएगा, XeOF2 बनाएगा, XeO2F2 बनाएगा। बन तो रहे हैं कंपाउंड्स। अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो बिना रिएक्शन के कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं था। तो एब्सोल्युटली इनर्ट कहना किसी चीज को गलत है। क्या कहेंगे रादर आप? नॉवल गैस। नॉवल मतलब जेंटल है, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिएक्ट ही नहीं करेगा। आया समझ में? ये कंपाउंड बनाते, याद रखना। तो कौन सा चीज सही नहीं है? इनर्ट नहीं सही है, रादर क्या बोलोगे आप? अब चलिए एक टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वाला कॉपी कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ आई पे आते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ आईई? छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है हम, लेकिन सब कुछ को अच्छे से समझेंगे। पहला बात, द फर्स्ट वन इज द मेटालिक कैरेक्टर। चलिए दिमाग लगाएंगे, आंसर लेके आएंगे। सारे बच्चे बताना, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन? मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं या पाते हैं? बोलो बोलो, क्या करते हैं बोलो? मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? मेटालिक कैरेक्टर MC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे बोलो हाँ या ना? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, हाँ या ना? या इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकालेंगे बेहतर है ना? तो ये क्या होते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन डोनर। और जिसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो तो अच्छा है ना?
बट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी डालना पड़ रहा है तब निकल रहा है, फायदा ही नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ठीक है, आप ही बताना, उस तरीके से सारे बच्चे बताना, इसका दिमाग लगाना। लीना ना कर रब से, बोलो किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने में घटता है या बढ़ता है? अभी सिखाया, घटता है। घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कौन अच्छा मेटल है, सीजियम या फिर लिथियम? सीजियम इज वेरी गुड मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सेकेंड वन, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक ना, ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीजें। हाँ, बताना यहाँ से। सबसे अच्छा मेटल कौन है? मेटल जो सबसे अच्छा आपको बोलेगा या जिसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, वो भैया सीजियम ही होता है। सबसे लेफ्ट में है और सबसे नीचे है, ठीक है। और सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन होता है इसके बाद? अच्छा एक मिनट, इसका लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अगर मेटल अच्छा है तो लोएस्ट आई होगा ना। और इसका क्या होगा? नॉन मेटल कौन अच्छा है? तो नॉन मेटल में आप हीलियम ले सकते हो। क्या चीज? हीलियम। और इसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ऐसा क्यों बोला? बताओ, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कभी लूज करना चाहेगा? क्यों क्यों क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अरे हाँ या ना? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को लूज करना है, नहीं चाहेगा। और नहीं चाहेगा, और साइज इसका छोटा या बड़ा? छोटा। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखा है। एक तो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है, दूसरा इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और सीजियम की सबसे लोएस्ट। और सबसे अच्छा मेटल किसको माना जाता है? तो ये सारे केसेस आप याद रखें। कोई दिक्कत यहां से? आप ही बताना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी पूछ लेता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? आप ही बताइए। मेटल्स कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज करके प्लस चार्ज ही लेते हैं। सीधी बात है, यहाँ पे कुछ दिमाग मत लगाना। मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। एक ही बात है, जो आंसर यहाँ पे लिखा वही आंसर यहाँ। थर्ड है, याद रखिएगा ये सारी बातें। थर्ड में आप आ जाइए, ये चलो देख लेते हैं। पीई कहते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहीं कहीं पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? याद आया कुछ? मार्केट से खरीदने गए थे, इतने में ही देगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैरेक्टर को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पुरानी बातें याद कहाँ रहती भैया, बादाम खाते हैं हम लोग लेकिन गंदा वाला। अरे यहाँ पे एनर्जी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था। बोलो हाँ या ना? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी रिलीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए फोर्थ, ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, सॉरी कुछ एप्लीकेशंस है जो ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आप बताना, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग पावर, बोलो तो। रिड्यूस होने की क्षमता या रिड्यूस करने की क्षमता? बोलो। रिड्यूस करने की क्षमता को रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है। तो बताओ, मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है या कम है? रिड्यूसिंग मतलब समझते हो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज करना या इलेक्ट्रॉन का गेन करना? लूज करना मतलब रिड्यूसिंग। अबे लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन होता है।
मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब मेटल दूसरे को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना किसी को। ऐसे सोचो, देखो तुम्हारा दिमाग क्या है, लूज का मतलब रिड्यूस, यही सोच रहे हैं ना। मैं थोड़ा सुधार देता हूं तुमको। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस या प्लस? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चीज लेके आएगा या पॉजिटिव चीज लेके आएगा? और अगर निगेटिव चीज आपसे दूर होगी तो आपका क्या होगा? अच्छा ही होगा। आपका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा आपका? तो जिसके पास गया उसका रिडक्शन। तो निगेटिव चीज अगर जाएगी तो आपका होगा ऑक्सीडेशन, और जिसके पास निगेटिव चीज आएगा उसका क्या होगा? जो निगेटिव चीज को लेगा उसका रिडक्शन होगा ना। तो ये तो पहले समझ लें, मैं इतना उम्मीद कर रहा था आपको आता होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है बोलो? ऑक्सीडेशन। तो बताओ, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन? इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन? बोलो भाई। लूज करते हैं, तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। कौन सा पावर ज्यादा होता है? रिड्यूसिंग पावर। और इसका रिड्यूसिंग पावर कम होता है। आया समझ में? दूसरे को रिड्यूस करना इज रिड्यूसिंग पावर, और दूसरे को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करना इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। समझ में आई बात है? अब रिड्यूस कैसे करते हैं फिर से सुनना। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चीज है, तो इलेक्ट्रॉन का दूर जाना अच्छी बात। इलेक्ट्रॉन निकला तो तुम ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब निगेटिव चल जाएगा तो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब आपकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हो ना, दूसरे को ना रिड्यूस कर रहे हो खुद के ऑक्सीडेशन के लिए, आया ना? तो तुम्हारी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और जहां तुम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो, तो तुमने अपने आप को ही रिड्यूस कर लिया ना, तो तुम्हारी रिड्यूसिंग पावर कम है। रादर तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हो। आया समझ में? अब बताना, रिड्यूसिंग पावर मेटल का ज्यादा या कम? ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो। तो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। अब बात समझ में आ गया? और मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। आई होप सो ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो एप्लीकेशन में याद रखिएगा कुछ कुछ मेटालिक कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग पावर हमेशा दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। आगे चल के आप जब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे मैं तुम्हें एक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर रिड्यूसिंग पावर का बहुत अच्छा चर्चा किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन, ठीक है? बट याद रखिएगा, जिसका एक टर्म आता है ईएमएफ, वो बताएगा आपको। जिसका ईएमएफ का डेटा जितना माइनस में होता है, कितने में होता है? माइनस में, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई है तो वो है लिथियम। कौन है? लिथियम का एटॉमिक नंबर खुद बोलिए कितना है? 3। कितना कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसका? 2,1। अगर वो एक को फट से छोड़ दे तो उसका काम बन जाएगा, और वो छोड़ना भी चाहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे वो छोड़ेगा, वो मेटल अच्छा है, और सबसे अच्छा मेटल माना गया है वो। इलेक्ट्रॉन छोड़ा, खुद वो 2 ले लिया और स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? सोचिए, 2 को पकड़ के रखना न्यूक्लियस के लिए आसान है। बोलते सोडियम भी तो अच्छा ही है, उसको भी तो एक ही छोड़ना पड़ेगा। 2 8 एक। बट सोचो, 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना आसानी है 2 को। चलिए, लिथियम का पूरे इलेक्ट्रोमोटिव सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन सबसे ऊपर है। आया समझ में? तो लिथियम इज द बेस्ट मेटल अगर माना जाए तो। बट यूज करते हैं रियल लाइफ में किसको? यूज करते हैं हम लोग आयरन को, कॉपर को। देखो हम लोग जो यूज करते हैं ना, हम लोग एक्चुअली है क्या ना, कि हमारी लाइफ थोड़ी सी ना मिडिल वाली चल रही है। ना हम ज्यादा रिएक्टिव के पास जाते हैं, ना लेस रिएक्टिव के पास जाते हैं। आयरन कहीं बीच में आता है, कॉपर भी बीच में आता है। उन सबसे दोस्ती कर रखी है हम लोगों ने। लिथियम के पास नहीं जा सकते, लिथियम इज हाईली रिएक्टिव, उसका नेचर ही अल्टर होता है। मतलब मेटल में भी ऐसा मेटल है कि पूछो मत। सोडियम भी मेटल है ना, तो बनवा ले खिड़की सोडियम का। अगर सोडियम मेटल है तो गेट कल के दिन बना पोटेशियम का बना लेते गेट, और चोर आके आग लगा देगा पानी मार के। तो हम नहीं बना सकते हैं। मेटल में भी एक लेवल होता है मेटालिक बिहेवियर का।
इतना भी मेटालिक बिहेवियर ना ले ले कि भाई ऑब्सीजियम का ही बनाने जा रहे हैं कुछ, बहुत कॉस्टलियर पड़ेगा और ये दिन रात रिएक्ट करता रहेगा दूसरे चीजों से। तो हम लोग को ऐसा मेटल लेना है जो नॉवल टाइप का हो और महंगा भी ना हो, इकोनॉमिकल हो थोड़ा सा। अब देखो गोल्ड का ही बना लेते हैं फिर तो। अगर बनाना है तो आयरन से अच्छा तो गोल्ड है। गोल्ड ज्यादा मजबूत भी है, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, चमकेगा अलग, पेंट नहीं कराना पड़ेगा। पर समझ रहे हो ना कीमत कितनी ज्यादा है। तो हमको ऐसा चीज लेना है जो इकोनॉमिकल है, ज्यादा देर टिकाऊ है, मतलब रजड़ है थोड़ा सा, और उसमें खर्चा कम लग रहा है और बहुत सारा पाया जाता है। तो आयरन बहुत सारा मिल जाता है फ्री में, है कि नहीं? और फ्री में नहीं, मतलब पैसे लगते हैं, ऐसा ज्यादा पैसा नहीं लगता। तो इस कारण से आयरन और कॉपर इतना ज्यादा पॉपुलर है, एल्यूमिनियम। नहीं तो देख रहे हो गोल्ड वोल्ड पॉपुलर नहीं है। नहीं तो ऐसा होता, अगर आयरन ही रेयर हो जाता, मान के चलो ऐसा होता, आयरन बहुत कम मिल रहा है इस दुनिया के अंदर और गोल्ड खूब मिल रहा है, तो आयरन एकाएक महंगा हो जाता बहुत ज्यादा। शादियों में लोहा चढ़ाते हैं, पता लग रहा है दुल्हन के साथ टीएमटी सरिया जा रहा है पीछे से, एक ट्रक लदवा के उसको भेज रहे हैं। गोल्ड वोल्ड कायल भेजेंगे उसको, टीएमटी ले जाओ लेके ढलाई करवा लेना। दैट्स व्हाई। हाँ हाँ, बन जाता अगर सस्ता होता तो। पुराने जमाने में देखते नहीं बना देते थे, सालों के पास बहुत सारा सोना होता। हाँ बहुत। अब नहीं है। अच्छा गोल्डन टेम्पल में गोल्ड का टेम्पल नहीं बना है यार, गोल्ड की प्लेटिंग की हुई है। ऐसा मत समझ लिएगा एकदम दीवार तो एगो ईटा निकाल के ले आएंगे, ऐसा सोच होता है कि 5 केजी का ईटा ले आए जिंदगी बन जाएगा मेरा। 5 केजी का कीमत निकाले थोड़ा सा, आइए निकालते हैं। 10 ग्राम का कीमत कितना होता है? 80,000 अप्रोक्स। तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? 800 के अप्रोक्स। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? 8,000 की अप्रोक्स। तो 5 केजी का कितना होगा? 40,000 की अप्रोक्स। अब थोड़ा जीरो लगा लें, 0 0 0। तो 4 0 0, 1 2 3 4 5, अरे साला बहुत ज्यादा है भाई। करोड़ हो गया, 4 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 4 CR। मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है। हाँ हाँ, खाना पीना नहीं, सांस सूंघने का यार, इतना भी गरीब मत मान सबको। सांस में 4 करोड़ क्या ही है, 2 3 चीज खरीद लेगा, खत्म हो जाएगा पैसा। हाँ केवल खाना खाएगा तो भले 4 करोड़। चलो आ जाओ। गोल्ड के बाहर आते हैं 1 केजी के, जैसे मूवीज में देखे हो ना, एक्चुअली से बाहर आते हैं। वो अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। और रादर आप सुनो, अगर अगर तुम लाइफ में स्मार्टली पैसा खर्च करना चाहते हो गोल्ड के ऊपर, तो आप गोल्ड मत कर दो फिजिकल वाला। रादर आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है, उसे कहते हैं एसजीबी, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड्स। वो जाके बैंक से ले लो, उतने ही कीमत में मिलेगा जितना गोल्ड का मिलेगा। और वो एक पेपर देगा आपको, उसको लेमिनेशन करा के आप रख सकते हैं घर पर। ठीक है? जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड का कीमत बढ़ेगा उस पेपर का कीमत बढ़ने लगेगा, सेम। और जिस समय तुम बैंक को जाके वो डिपॉजिट कर दिए, बैंक आपको रिटर्न में उतना ही पैसा दे देगा जितना गोल्ड बेचने में पैसा आता है। इसे कहते हैं एसजीबी। तो देखो एक मिनट, फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे अगर आप, तो चोरी होने का समस्या, हो जाने का समस्या, और रखो तो उसको बचा के रखो। और अगर आप बैंक के पास गए रखने के लिए, तो बैंक आपसे कीमत लेगा रखने का। तो रादर आप क्या कर दो, एक पेपर खरीद लो, उसे कहते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। एसजीबी, एसजीबी पे इन्वेस्ट कीजिए, उतना ही रिटर्न पाइए जितना फायदा है। तुमको बताता हूँ ना, गोल्ड में खर्च करने का क्या फायदा है, शेख लोग क्यों अमीर होते हैं। मैं एग्जांपल ही बताता हूँ। 2020 में लॉकडाउन आया, है ना? 23 मार्च को लॉकडाउन फर्स्ट लगा, ठीक। 23 मार्च को लॉकडाउन फर्स्ट लगा, और
उस दौरान गोल्ड का कीमत मार्केट में था लगभग 26-27 हज़ार रुपए। ठीक। और उसी साल नवंबर में जब याद रखना मार्केट फॉल डाउन होता है, गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। उसी साल नवंबर में गोल्ड का कीमत था लगभग 60,000। तो जिसके पास अगर गोल्ड प्रेजेंट था, ठीक है, 28,000 रुपए का गोल्ड प्रेजेंट था, उसको 32,000 का मुनाफा हुआ बैठे बैठे नॉर्मली। और वो बढ़ता चला जाता है। चलो देखो, नहीं 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 लिखना है ऐसे, बस सेल्फी ले लीजिए आके। स्किल ये सब ने कॉपी कर लीजिएगा है, दूसरी चीज है। कॉपी कर लिया क्या क्या? नहीं नहीं, ये कॉपी मत कीजिए, ऐसे नहीं करते हैं। हाँ सर, बोलिए। क्या पूछेंगे? हाँ तो क्या बोल रहे हैं, बोलो ना। मजा आ जाता है। अरे इतना आता है हमको भी, बोले तो टेंशन क्या लेते हो? हम भी फर्किया के ही हैं। हमको प्योर ठेठ आता है समझ में। बोल नहीं पाते हैं फ्लुएंटली, पर जितना जरूरत होता है बोल ही लेते हैं। आप लोग में कोई ठेठ बोल पाता है एकदम खतरनाक, फ्लॉलेस? ये ऐसा ठेठ बोलने वाला एकदम फ्लॉलेस, रुकना ही नहीं है। कोई नहीं। बोलना चाहिए, मातृभाषा है। वो कहाँ तक गया आप लोगों का? कल क्या पढ़ा रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों में सम्स करना जरूरी हो गया है भाई, चैप्टर आगे तक आ गया है।
कभी सुन सका। हो गया। गिव द टॉपिक। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो गया हम लोग का, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? एटॉमिक रेडियस एंड द सेकेंड वन इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड लिखिएगा आगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। गिव द टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चलिए लिखिएगा, सुनो एक मिनट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था बोलना? आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को डाला, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ किसी एक एटम में, इसलिए लिखाया था गैसियस आइसोलेटेड एटम, हाँ या ना? ठीक है, तो उसे कहा था हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रोसेस कैसा था? इंडोथर्मिक था। कैसा था बोलो? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक प्रोसेस था जहां पे आप एनर्जी दे रहे थे और सिस्टम में एनर्जी देने के प्रोसेस को एंडोथर्म कहते हैं। और एंडोथर्म के अंदर जब एनर्जी आप डालेंगे तो हमेशा एनर्जी पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? अब आइए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब कभी भी ये एटम है और इसमें आप एक एलियन इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं, एलियन इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है, ठीक है? फिर से ये बोलूंगा, बातें नहीं करो प्लीज। गैसियस आइसोलेटेड एटम, फिर से यहां भी होगा गैसियस आइसोलेटेड एटम। जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन को लेके आओगे और इलेक्ट्रॉन को इससे लिंक कर दोगे, जोड़ दोगे, तो क्या होगा? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर नहीं, बाहर जाएगा। सिस्टम से एनर्जी निकल के बाहर एग्जिट आउट करेगा। जब ये एनर्जी एग्जिट करता है किसी सिस्टम से, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच ई जी, मतलब ये जो प्रोसेस है जहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहां डेल्टा एच का वैल्यू, मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसे कहते हैं इंथैल्पी। क्या कहते हैं बोलो? पहले भी इस टर्म का इस्तेमाल किया गया। और ये इंथैल्पी याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव। फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में जोड़ा, वहां इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से निकाल रहे थे आप। जब कभी इलेक्ट्रॉन आके सिस्टम में जुड़ेगा, यहां भी सिस्टम कैसा है? गैसियस आइसोलेटेड एटम है, तो उस दौरान एनर्जी बाहर निकलेगी
जो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी के बाहर निकलने को एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो का मतलब टर्म एग्जैक्ट से होता है। और जब कभी एनर्जी बाहर निकलती है तो उस दौरान वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी होती है वो माइनस में या प्लस में? माइनस में। देन दैट इज कॉल्ड एज अ, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके कारण जो एनर्जी निकली, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी से होता है, क्या चीज से? एनर्जी से। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आया सभी को? उसका ठीक अपोजिट है, वहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, या इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा। when when an electron is added, when an electron is added, when an electron is added to is added to isolated gaseous atom, added to isolated gaseous atom, isolated gaseous atom in which certain amount of energy, certain amount of energy comes out from the system, from the system, comes out from the system, is called as, is called as electron gain enthalpy, enthalpy. It's called as electron gain enthalpy. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, called as electron gain enthalpy, ENTHALPY, enthalpy. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, as the process is exothermic in nature, as the process is exothermic in nature, as the process is exothermic in nature, is exothermic in nature, so as the process is exothermic in nature, so the released energy, the released energy, so the released energy, so the released energy, the released energy is always taken as negative. The released energy is always taken as negative. The released energy is always taken as negative. The released energy is always taken as what? जल्दी बताइए, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखना, डेल्टा एच लिखे यहां से, और लगा देना Eg, इलेक्ट्रॉन गेन। इसका जल्दी बताइए, निगेटिव। लिखो सभी को, राइट डाउन इट। लिखा सबने? अब देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिखा सभी को? और स्टार करके भी चीज लिखिएगा। बताओ किसी सिस्टम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा क्या? ऐसा नेसेसरी है क्या? एक भी जुड़ सकता है, एक से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, हाँ या ना? तो हो सकता है, मान के चलो, जैसे मैं मान लेता हूँ नाइट्रोजन में तो 3-3 इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं, N-3 हो सकता है। पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुनिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होगा तो माइनस होगा। इंडो प्लस है तो एक्सो माइनस। बट सेकेंड, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी सिस्टम से आके जुड़ेगा तो वो प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा तुरंत। ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? पहले से एक इलेक्ट्रॉन आके बैठा हुआ है, ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए तुम, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन एलियन इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आके जुड़ा है, वो नया नया, तुमने आके उसके साथ जोड़ने की कोशिश करी, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से आके बैठा है और जो बाद में आएगा, तो पहले वाले और बाद वाले में हो जाएगा रिपल्सन। क्या हो जाएगा? रिपल्सन। ये दोनों के पास कितना चार्ज है? इस माइनस चार्ज के कंपनसेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी पुश करना पड़ता है सिस्टम के अंदर।
मुझे एनर्जी डालना पड़ता है सिस्टम में, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो पाता है, ठीक है? तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस होगा, बट जब सेकेंड होगा तो पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? लिखिएगा स्टार करके लिखो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, the first electron gain enthalpy is negative, while while the second electron gain enthalpy is positive. 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 Is positive. Because 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 the second electron coming to the system, the second electron, because the second electron coming to the system, coming to the system, coming to the system, suffers repulsion, suffers repulsion, coming to the system, suffers repulsion. The second electron coming to the system suffers repulsion, repulsion from from the first electron, from the first electron, from the first electron. So 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 energy is given to the system. So energy is given to the system. Energy is given to the system. Is given to the system for settlement of new electron. For settlement of new electron. Energy is given to the system for settlement of new electron. For settlement of new electron. For settlement of new electron. लिखा समझ में? Settlement of new electron. Is the concept is clear? तो सुनिएगा सारे बच्चे। अगर आपसे कोई कहा कि डेल्टा एच ई जी पहला वाला कैसा है, फर्स्ट, ऐसा, याद रखिएगा ये निगेटिव होगा। और ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? और डेल्टा एच ई जी सेकेंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कैसा होता है, इज इट ओके? अब इसमें एक पॉइंट और स्टार करके लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिख लेना, बाद में कॉपी कर लेना, लिखिएगा नेक्स्ट, दिखा दिया आपको। स्टार करके एक और चीज लिखो, लिखिएगा द मोर विल बी इजियर ऑफ, लिखिएगा द मोर द मोर विल बी will be easy to electron add the electron, the more will be easy to add the electron, the more will be easy to add the electron, the more value of value of electron negativity, the more value of electron negativity increases, the more value of electron negativity increases, the more value of electron negativity increases, the more value of electron negativity increases। देखा? देखो इतना सीधा बात है, इसके नीचे एक हिंदी में स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार। लिखेगा हिंदी में, लिख लेना, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, लिख लो इसको, दैट इज स्टेटमेंट वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू होगा,
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू हो, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू हो, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू हो। ये स्टेटमेंट दिमाग में बैठाए रखना, ठीक ना, कंफ्यूज कभी नहीं होगे। तो माइनस प्लस में बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो ऐड करना इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन फट से ऐड करा तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट देखना यहाँ पे, डेल्टा एच ई जी पहला वाला निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, दूसरा वाला, लेकिन अगर आप डेल्टा एच ई जी फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ले लो डेल्टा एच ई जी सेकेंड से, याद रखना डेल्टा एच ई जी पहले का सेकेंड का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा बड़ा होता है, मतलब ये प्लस वाला डेटा ज्यादा बड़ा है माइनस वाले से, हमेशा याद रखिएगा ये बढ़ेगा ही। और अगर डेल्टा एच ई जी सेकेंड प्लस डेल्टा एच ई जी फर्स्ट को अगर आप ले लो साथ में, तो ये प्लस ज्यादा है और माइनस कम है, तो प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, दोनों को ऐड करोगे ग्रेटर देन जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना, प्लस वाला डेटा ज्यादा बड़ा होता है माइनस वाले से। तो सोचो तो सही, अगर ये -5 है पर ये +5 है और ये -2 है, तो +5 -2 3 ही होगा ना, और 3 ग्रेटर देन क्या है, जीरो। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। अब चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आप ही दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, सुनिएगा। फैक्टर्स लिख लीजिएगा आप साथ में ही सारा। फैक्टर्स पहला बोलिए, अगर जेड के वैल्यू को बढ़ा दे, नॉर्मली सोचिएगा, तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड हो जाएगा या देर से ऐड होगा, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस या माइनस, प्लस होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ऐड करेगा या देर से ऐड करेगा, जल्दी ऐड कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जेड बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जल्दी से ऐड होगा, अभी लिखाया तो, जितना जल्दी से ऐड होगा उतना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगा, डेल्टा एच ई जी क्या होगा, ज्यादा या कम, आया नहीं आया। सेकेंड, नंबर ऑफ शेल जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा दे तो, बोलिए खुद ही, जेड इफेक्टिव समझ में आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कई बार बोला है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ क्या, जल्दी बताइए, ठीक है। तो बोलिए, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड होगा या देर से ऐड होगा, फटाक से ऐड हो जाएगा, अगर फटाक से ऐड हो जाएगा तो फिर से ये ज्यादा या कम, बोलो हाँ या ना। थर्ड, नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ा दे तो खुद बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या ऐड होने में तकलीफ होगा नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से, या नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी ना, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन कम या ज्यादा, कम, अट्रैक्शन कम तो ऐड होने में तकलीफ होगा, तो डेल्टा एच जी कम या ज्यादा, याद आया। फोर्थ एक टर्म बताया था स्टेलर कांस्टेंट, जो कि था रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बताया था, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है तो क्या नया इलेक्ट्रॉन को आने देगा क्या, नहीं, नहीं आने देगा तो क्या होगा, बोलो आया नहीं आया। इज द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत। सिमिलरली बताइए पांचवा, अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहा, आप ही बताइए, हाफ फील्ड स्टेबल है या अनस्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है, तो स्टेबल है तो सोचिए सही बताइए, क्या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन को आना पसंद करेगा, वो खुद हाफ फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कब होता है, तब खुद को स्टेबल करना है, ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो वो स्टेबल है ना, याद रखिएगा, डेल्टा एच ई जी जो होगा वो कम होगा, या फिर वो इंडोथर्मिक होगा, क्या होगा बोलो, ऐसे होता क्या है बोलो पहला वाला, फिर ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, समझ में आया, कि हाफ फील्ड को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के क्या होता है कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p3 होता है ना, तो 2p3 में बच्चा ऑलरेडी हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन वाला चार हो जाएगा,
4 ना तो फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, तो क्या मिलेगा लेके? अरे बोलो हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन तभी ना लेना चाहेगा जब उसको रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट होगा तभी तेजी से ऐड होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अगर कोई लोग डेस्क पे बैठे हुए हैं 4 लोग खाने के लिए, और अगर भूख लगी है तब आप चपाती अगर बना रहे हो, तेजी से वो चपाती चली जाएगी वहां। ऑलरेडी खाना खा लिया है गले तक, तो कितना भी चपाती आप किचन में बेलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही बात है ना? तो वेयर जहां पे क्रेविंग है वहीं पे ना रिक्वायरमेंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ से? सारे बच्चे बताना फिर से। अगर नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, समझना अच्छे से। कौन सा गैस कॉन्फ़िगरेशन? क्या नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नॉर्मल गैस मतलब फुलफिल्ड। बोलो हाँ या ना? फुलफिल्ड को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, तुमको ऐड कराना है, तो जबरदस्ती ऐड कराओगे, तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इसके लिए भी पॉजिटिव, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? हाफ फील्ड और फुल फील्ड में दोनों में यही प्रॉब्लम। ये दोनों चाहेगा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नॉ नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बोलो तो? 10 है। नियॉन चाहेगा 11 हो जाए हम। भाई हर कोई चाहता है नॉवल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। नियॉन को क्या पड़ा हुआ है कि 11 लेके सोडियम बने वो? कोई भी रिएक्टिव होना नहीं चाहेगा। जो नहीं चाहेगा उसको आपको एनर्जी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो वो प्लस होगा। आया समझ में? नहीं तो एनर्जी रिलीज होता है पहला वाला। आया समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी। ये सारा पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी कर लेना है। 1 3 4
याद रखिएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वहां पे ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, हाफ-फिल को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो प्लस। फुल-फिल को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, आपको चाहिए कि ऐड करना है तो प्लस। ये पहला स्टेप क्या है? माइनस के बाद प्लस हो तो ठीक है, पहला स्टेप कभी भी प्लस नहीं हो सकता, यानी आप पहला स्टेप ही प्लस हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद एक और इफेक्ट लिख लीजिए सारे बच्चे 7। एक लास्ट और लिख लो, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का क्या बताया था बोलो यार? नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा ना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। तो बताओ पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? एसपीडीएफ का, एस का। तो बताओ बेरिलियम का एग्जांपल ही ले लेते हैं, 1s2 2s2 चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन क्या? इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी बेचारा न्यूक्लियस के पास एस वाला ऑर्बिटल लेके है। तुम चाहते हो नहीं एक इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर जबरदस्ती का ऐड ऑन करें, क्या ये चाहेगा? नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा तो बी माइनस अगर बनाना है तुम्हें, तो तुमको डेल्टा एच ई जी को जबरदस्ती लाना पड़ेगा, और अगर जबरदस्ती लाओगे तो क्या डालना पड़ेगा? प्लस या माइनस। याद रखिएगा, हाफ फिल्ड हो, नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फुलफिल्ड हो, या फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा हो, इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में हो जाता है और ये कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। दिमाग में एक ही बात रखना है, जितनी आसानी से ऐड हो डेल्टा एच ई जी उतना ज्यादा होता है। इन तीनों में आसानी से ऐड नहीं हो रहा, ये तुम जबरदस्ती का काम करवा रहे हो उससे, तो ये प्लस हो जा रहा है। अब चलिए लिखिए एक पॉइंट, हो गया क्या सबका? इज इट ओके? चलिए मुझे बताना 1 मिनट, खुद ही आप लोग बताओगे हो गया लिखा हुआ सबका? चलिए बताइएगा, नॉवल गैस को इलेक्ट्रॉन चाहिए? नॉवल गैस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना? तुमको अगर उसको इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है जबरदस्ती करोगे, पहला स्टेप होना चाहिए माइनस, तुम कर दोगे प्लस, और जबरदस्ती ऐड होने वाले में डेल्टा एच ई घट जाता है। अब वहां पे ये मत दिमाग लगाना माइनस वाला तो ज्यादा छोटा है प्लस वाले से, यही तुम नहीं समझ पा रहे हो। सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने वो हिंदी में लिखवाया है। इलेक्ट्रॉन जितनी सहूलियत और आसानी से ऐड होगा ना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा। मैथ्स का माइनस प्लस मत लगाइएगा कि -4 से 2 जो होता है 2 जो -4 से बड़ा है, ये नहीं करना है आपको। मुझे ही पता है ये प्लस डेटा है, बट आपको देखना है सहूलियत से कहाँ पे ऐड हो रहा है। जहां ऐड होगा वहां इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लिखिएगा स्टार करके पॉइंट। नॉवल, अच्छा एक बताओ, नॉवल गैस में ऐड होना आसान ही नहीं है? नाइट्रोजन में ऐड होना आसान है, P3 कॉन्फ़िगरेशन। और सेकेंड ए में, सेकेंड ए समझे कौन सा है? अल्कली अर्थ मेटल, पहला दूसरा। दूसरे में बताओ क्या हो रहा है? ऑलरेडी 2 कॉन्फ़िगरेशन है ना, लास्ट में सबका NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका NH2 कॉन्फ़िगरेशन उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो उसको भी नहीं चाहिए, तो लिख लीजिएगा नॉवल गैस स्टार करके, नॉवल गैस कॉमा सेकेंड ए ग्रुप, नॉवल गैस कॉमा सेकेंड ए ग्रुप, कॉमा सेकेंड ए ग्रुप, एंड नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन, नॉवल गैस कॉमा सेकेंड ए ग्रुप, नॉवल गैस कॉमा सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, एंड नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसे लिख लेना, डेल्टा एच ई जी, हैज पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी। नॉवल गैस सेकेंड है और नाइट्रोजन के पास हैज पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है इसका? पॉजिटिव। लॉजिक समझ में आ गया? इसको चाहिए नहीं और तुमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है जबरदस्ती, मतलब तुमको नियॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, आर्गन को इलेक्ट्रॉन देना है, आर्गन बेचारा 18 लेके खुश है, तुम्हें लगा हुआ ही नहीं। अब तुम बोलोगे वो पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, नहीं वैल्यू कम है, इसीलिए हिंदी में वो टर्म लिखा है आपको। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन और आर्गन में, चलिए मैं तुमसे एक पूछ ही लेता हूँ, क्लोरीन और आर्गन में डेल्टा एच जी किसका ज्यादा है? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? सोचो यार, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सोचो, अब तो बोलो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब लिखा दिया है आपको। कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका? 17। कितना कॉन्फ़िगरेशन? 287 है। इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन? चाहिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए तो डेल्टा एच जी ज्यादा होगा। आया समझ में? क्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर कर दो तो क्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का साइज बड़ा, इसको ज्यादा अच्छे से चाहिए। आएगा? बट इसमें मैं एक केस बताऊंगा, इसको फिलहाल मत करना, बट इन दोनों का ही आंसर होगा। ठीक है? इसमें कुछ रीजन भी एक और है। इज इट ओके टू एवरीवन? तो क्लोरीन का ज्यादा होगा किससे? आर्गन से। ठीक है? तो प्लस माइनस नहीं देखते हैं, ईज देखते हैं, ईज ऑफ एडिशन जिसका ज्यादा है लिख लो। क्लोरीन और आर्गन पर देखा जाए तो क्लोरीन का ज्यादा होगा। चलो भाई, आ जाओ कल, बाय बाय।